कोरोना संक्रमण काल के 400 दिन के इतिहास में 8 अप्रैल का दिन डराने वाला है। अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित आने का रिकॉर्ड गुरुवार के नाम हुआ। हालांकि अब यह आगे तक कहां जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन देश के साथ साथ प्रदेश के हालात इस समय नाजुक मोड़ पर जाते दिख रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद में जरूर कहा कि देश में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, बल्कि टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि इस बीच 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने की बात भी कही, लेकिन बाजार, व्यापारी और लोगों के जहन में इन आंकड़ों को लेकर सबसे पहले से ही सवाल आता है कि क्या हम लॉकडाउन की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। अब वापिस थोड़ा सा कोरोना का कहर आ गया, उसकी वजह से हमको काफ़ी डर लगने लग गया है। आज पूरा 1 साल से पूरी तरह से व्यापार प्रभावित हुआ है। इससे हम सभी इंडस्ट्रीज़ को भी, सभी दुकानदारों को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है और उठाना पड़ा है। पिछले वर्ष इन दिनों देशव्यापी लॉकडाउन चल रहा था। हालांकि तब कोरोना आंकड़ों की बात की जाए तो महज हजारों में ही एक्टिव रिकॉर्ड मामले थे, लेकिन आज देश के हालात ऐसे हैं, एक दिन में पॉजिटिव आंकड़े लाखों में आ रहे हैं और नए रिकॉर्ड हर दिन बन रहे हैं। लेकिन तब के हालात कुछ अलग थे। लोगों के जहन में कोरोना का डर था, ऐसे में गाइडलाइन की पालना की जा रही थी, लेकिन आज आमजन की लापरवाही ने कोरोना को गति दे दी। यही वजह है कि लापरवाही वाला ये कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है, लेकिन इस बीच सियासी बयानबाजी अभी भी जारी है। लाखों में कोरोना संक्रमितों के आते आंकड़े आमजन को डरा रहे हैं। हालांकि इस बीच वैक्सीनेशन और टेस्ट के जरिए अब सरकारों ने इस जंग को जीतने की तैयारी की है। अब देखना होगा कि लॉकडाउन की तस्वीर देख चुका देश कोरोना की इस जंग में किस मॉडल के साथ कोरोना को मात देता है। डॉक्टर प्रभात, कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से चिंता बढ़ाने लगे हैं। वजह यह है कि एक बार फिर लॉकडाउन का डर सताने लगा है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र और गुजरात से, उसके बाद लग रहा है कि राजस्थान में बढ़ते हुए आंकड़े यहां पर भी सख्ती ला सकते हैं। नाइट कर्फ्यू और उसके बाद लगातार वीसी हो रही हैं। न सिर्फ प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री वीसी कर रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री भी अपने प्रदेश के जिला प्रशासन से लगातार अपडेट ले रहे हैं और उनको अलग अलग तरह के दिशा निर्देश दे रहे हैं। वैक्सीन आ चुकी है, उस दौर में भी एक बार फिर हम दूसरी लहर में पहले से ज्यादा तेजी से विकट हालात में क्यों चले गए हैं, इन पर बात करेंगे और इसका कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। किस तरह से इन हालात से निपटा जा सकता है, सियासत किस तरह से इन हालात से निपटने में मददगार साबित हो सकती है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ भाजपा से आशीष चतुर्वेदी जी इस चर्चा का हिस्सा है, कांग्रेस से हमारे साथ आरसी चौधरी जी जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मैं चर्चा की तरफ लौटूं, लेकिन उससे पहले 2 तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। एक तस्वीर है अप्रैल 2020 की, सड़क पर पैदल दौड़ते अपने घरों की तरफ लौटते हुए मजदूर, पलायन के लिए मजबूर मजदूर, और इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अप्रैल 2021 की, एक बार फिर रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वजह यह है कि मजदूरों को डर सताने लगा है कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच क्या एक बार फिर लॉकडाउन लग जाएगा। अगर लगा तो कहीं उनकी तरह उनके साथ पिछली बार जैसे हालात ना हो, और इसी डर की वजह से वो अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। आखिर वजह क्या है कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर दूसरी लहर पे हम काबू नहीं कर पाए, जबकि हमारे सामने देश के बाकी ऐसे कई हिस्से थे जिनसे हम सबक ले सकते थे। देश ही नहीं, हम दुनिया के कुछ और देशों से ये सबक ले सकते थे कि वहां जब दूसरी लहर आई उससे पहले उन्होंने किस तरह के इंतजाम किए और जब लहर आई उसके बाद उन्होंने किस तरह की सावधानी बरती। आज जी सबसे पहले आप राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि वैक्सीन का जो एक्सपोर्ट है उसको कम किया जाए ताकि वैक्सीन ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि एकमात्र यही उपाय है कोविड से लड़ने का,
लोग अगर मास्क लगा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों को क्वारंटीन करना जरूरी है और लोगों को इसका एक इलाज देने के तौर पर जो वैक्सीन सबसे पहले हिंदुस्तान ने तैयार की है और जिसका एक बहुत बड़ा महाअभियान पूरे देश में शुरू किया गया है, तो क्यों देश की जरूरतों को पहले पूरा नहीं किया जा रहा? प्रभात जी, आज जो राहुल गांधी जी का ट्वीट आया है, उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को बिना पक्षपात के मदद करे। जी। तो मैं वैक्सीनेशन कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ। वैक्सीनेशन में महाराष्ट्र नंबर 1 पर बना हुआ है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर गुजरात है, चौथे पर यूपी है और 5वें पर वेस्ट बंगाल है। आप देखिए, जो टॉप 5 स्टेट्स में से 3 वो प्रांत हैं जो भाजपा शासित नहीं है। तो कहीं केंद्र की तरफ से कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। आप देखिए, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वैक्सीनेशन शुरू से बहुत अच्छा चल रहा है। हम 50 लाख वैक्सीनेशन तक नंबर 1 पे बने हुए थे। फिर महाराष्ट्र में क्राइसिस बढ़ी तो वहां पे वो हमसे आगे हो गया। फिर हम 30 चौथे स्थान पर आए। पिछले 3-4 दिनों से 5-5, 6-6 लाख वैक्सीन डोजेज रोज लग रही हैं। और मैंने खुद ने अपनी मदर को, सिस्टर को वैक्सीनेशन डोज दिलवाई है। देखिए, बहुत सहजता से, बहुत अच्छे तरीके से यह प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। मुझे लग रहा है इसमें अब राजनीति हो रही है, क्योंकि मैंने केंद्रीय मंत्री जो हैं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनका भी इंटरव्यू सुना है। उन्होंने कहा कि मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि कोई क्राइसिस वैक्सीन की नहीं है। अब दिक्कत क्या होती है, स्टेट जब 3 दिन का बचता है, 4 दिन का बचता है, तब से कहलाना चालू कर देती है कि हमारे पास 3 दिन का स्टॉक बड़ा है, 2 दिन का बचा हुआ है। तो उससे अननेसेसरी पैनिक क्रिएट होता है। आप देखिए, सप्लाई चेन सिस्टम में काफी वैक्सीन सप्लाई चेन सिस्टम के अंदर रहती है। वो बकायदा ऐसे आंकड़े बता रहे हैं कि साहब इतनी वैक्सीन हमने स्टेट्स को रवाना कर दी है, इतनी हम और देने वाले हैं। आप देखिए, अभी वो स्थिति राजस्थान में नहीं है कि आपने जितनी डोजेज आपने प्राप्त की, आपने सारी लगा दी क्या? अगर केंद्र भेदभाव कर रहा होता तो फिर राजस्थान देश में नंबर 2 क्यों बना हुआ होता? जी। आरसी जी, ये कहना कि ये सिर्फ सियासत के लिए किया जा रहा है, ये बीजेपी का कहना है। ये जो ट्वीट किए जा रहे हैं, हालांकि इन्होंने जो राज्य गिनाए हैं, ये बात भी सही है कि इन राज्यों में वैक्सीनेशन का अगर नंबर 1 पर या नंबर 2 पर ये राज्य बने हुए हैं, तो जाहिर तौर पर वैक्सीन की उपलब्धता बनी हुई है, इसी वजह से तो ये वैक्सीनेशन में चरम पर बने हुए हैं। तो फिर क्यों ये बात कही जा रही है कि वैक्सीन की इनको पूरी उपलब्धता नहीं मिल पा रही है, जितनी वैक्सीन मिलनी चाहिए थी वो जरूरत के मुताबिक नहीं मिल पा रही है? अगर ऐसा होता है तो फिर वैक्सीन में टॉप में कैसे आते ये रात? और ये सारे के सारे राज्य जो उन्होंने गिनाए सब कांग्रेस शासित है। विभाजी, मैं सोचता हूं कि जन टीवी एक ऐसा चैनल है जिसपे कोई भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे कांग्रेस या कोई अन्य दल हो, उसके नेता अपनी आके और मनमर्जी से बोल दें। ये कोई मंच नहीं है जहां रैली की तरह कोई बोल दिया जाए। ये मंच है एक उसको जिसको सबसे ज्यादा रेक्टिफाई आप करते हैं और आप पे लोग विश्वास करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिन बातों का जिक्र किया कि ये जो स्टेट्स हैं वो वैक्सीनेशन में नंबर 1 है, तो इन स्टेट्स को साधुवाद देना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को और तमाम इन लोगों को कि ये अपने राज्य के प्रति राज्य की सरकार कितनी जवाबदेह है। जो आपने वैक्सीन सप्लाई की है उसको कितनी तीव्रता से वो लोगों को वैक्सीनेट कर रही है। यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है वो कितना सक्रिय है ताकि लोगों को एक टास्क के रूप में ले रहा है कि हम लोगों को कितने से ज्यादा वैक्सीनेट हम कर पाए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कल जब मुख्यमंत्रियों से बातें की और मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए उनका एक वक्तव्य वो आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि कोई फैक्ट्री बनती नहीं है, एक दिन में फैक्ट्री बना दे और हम वैक्सीनेट बना दें। जिन लेबोरेटरीज में जाके माननीय प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवा रहे थे और मीडिया का जो फ्रंट पेज है उसको कवर कर रहे थे, वो आपने नहीं बनाई। इससे पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाई, इस राष्ट्र के लोगों ने बनाई, वैज्ञानिकों ने बनाई। हम सबको संयुक्त होकर चलना पड़ेगा, हम सबको जवाबदेही करनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर हम 65 देशों को निर्यात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से निर्यात कीजिए, लेकिन देश के लोगों के प्रति हमारी जवाबदेही सबसे पहले है। हम सर्व समभाव का भाव रखते हैं, लेकिन क्या हमारी जनता की कीमत में हम दूसरे राष्ट्रों को सप्लाई करें? ये हमारे लिए चुनौती है। और जिस बात का जिक्र आपने किया कि किस प्रकार से चाहे अहमदाबाद हो, महाराष्ट्र हो, कितने जो लोग हैं वो वापस पलायन कर रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। देश के प्रधानमंत्री को आगे आके कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो अमानवीय यातनाएं झेली है, कईयों ने अपने परिजन खोए हैं, वो उस वेदना को लाखों हजारों किलोमीटर चल चल के पैदल अपने घर को पहुंचे हैं, वो सब ने देखा और आप जैसे चैनल ने बड़ी बेखूबी दिखाया। तो क्या इस सरकार का नैतिक दायित्व नहीं बनता कि वो आगे आए, इसका प्लान बताएं कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, कैसे हम ये जो चीजें हैं वो बता पाएंगे।
क्यों नहीं केंद्रीय मंत्रालय आके और प्रेस वार्ता करे और बताए कि किन किन राज्यों में कितनी टेस्टिंग हो रही है, किन राज्यों को कितने हमने वैक्सीन सप्लाई की और कितनी हो गई है। और कोई आदमी 4 दिन पहले कहता है कि हमारे पास में 4 दिन का स्टॉक है, वो हम आपको ये तो मना नहीं कर रहे हैं ना कि हमारे पास खत्म हो गई, हम कह रहे हैं 4 दिन का है, हमें सप्लाई कीजिए। क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत रिमोट एरिया है, ट्रांसपोर्टेशन में दिन समय लगता है। आज अगर जैसलमेर की और बाड़मेर की सरहद पे हमें कहीं पे अगर वैक्सीन भेजनी है तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से हमें सप्लाई करनी है। तो हमें आपूर्ति है उसको सुनिश्चित करना है या नहीं करना है। इसलिए हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच लोगों को स्वास्थ्य के प्रति नहीं, वो सिर्फ सुर्खियां बटोरने का काम कर रही है। और राजस्थान की जनता हो चाहे देश की जनता हो, मानव की कीमत सुर्खियां बटोरने के लिए नहीं होती, जवाबदेही के लिए होती है। वो जवाबदेही का निर्वहन करना चाहिए, टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। जी श्याम जी, जिस तरह के हालात अभी बन पड़े हैं, लोगों में बड़ा इस बात को लेकर डर है कि कहीं अघोषित लॉकडाउन एक बार फिर से अचानक से ना लग जाए। और जिस तरह के हालात पहले हुए, जैसा आरसी चौधरी जी ने बताया, आपको क्या लगता है इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस डर से दूर करने के लिए या इस डर से बाहर निकालने के लिए लोगों में एक विश्वास पैदा करना बहुत जरूरी है? इसके लिए सरकार को ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए था जो अभी तक नहीं उठाया गया? वैक्सीन को लेकर तो सारी चीजें सामने आ रही है, लोगों तक वैक्सीन भी पहुंचाई जा रही है, लेकिन उसमें भी एक बड़ा बैरियर बताया जा रहा है कि 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। मजदूर वर्ग जो पलायन करते हुए जो लौट रहा है, जिसकी भीड़ देखी जा रही है, वो 45 साल से ज्यादा उम्र के बहुत कम लोग हैं, वो 45 साल से 20 साल के बीच वाले लोग हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, ऐसे कौन से संयुक्त प्रयासों की कमी आपको महसूस हो रही है जिसकी वजह से लोगों में डर भी फैला हुआ है, लोगों को तसल्ली नहीं मिल पा रही है सरकार की तरफ से? उनको लग रहा है कि अब पता नहीं अचानक कोई वापस ऐसा कदम ना उठा दिया जाए जिसकी वजह से उनको अपनी नौकरी से हाथ गंवाना पड़े, अपनी जिंदगी से हाथ गंवाना पड़े। देखिए प्रभात जी, ये तो बड़ा चिंता का विषय है कि राजस्थान में जिस प्रकार से कोरोना अपना फैलाव कर रहा है, आज देखिए जयपुर में फिर वापस से विस्फोट हो गया। 767 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कल 656 पाए गए थे। सिविल लाइन में धरना हो रहा है, सरकार उसको रोक नहीं पा रही है। अब और वहां से देखिए दौसा से जयपुर तक आ जाते हैं इतने लोग। आप कोरोना करने की, मैनेजमेंट करने की बात कर क्यों नहीं रहे हैं? राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, ये बात नहीं कि एक तरफ से हो रही है। आपको यहाँ पर चिंता का विषय, बहुत बड़े चिंता का विषय यह है कि अगर इसी तरह से हालात होते रहे तो जिस प्रकार से आप देखिए नासिक में हॉस्पिटल में जगह नहीं है, लोग किस प्रकार तड़फ रहे हैं, जो स्थितियां पैदा हो रही है, अगर यदि यही स्थिति बनी रही राजस्थान की तो आने वाले समय में आपके पास रह क्या जाएगा लॉकडाउन के अलावा? आपने लॉकडाउन करके जो आपकी इकोनॉमी चरमरा जाती है उसकी वजह से आप लॉकडाउन नहीं कर रहे, लेकिन आप एहतियात तौर पर जो कुछ नियम अपनाए गए हैं उसको कम से कम राजनीतिक तौर पर अपनाओ तो सही। सारे के सारे लोग राजसमंद जाके देखो, टाड़ा जाके देखो, सुजानगढ़ जाके देखो, रैलियों में लोग जा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष घूम रहे हैं, उधर कांग्रेस के प्रभारी घूम रहे हैं, क्योंकि आपको वो चुनाव जीतना है। तो ये सारी चीजें आपको कंट्रोल तो करनी पड़ेगी। आखिर कंट्रोल करोगे कब? जब आपकी स्थिति आपके हाथ से निकल जाएगी उसके बाद कंट्रोल करेंगे। अब देखिएगा वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, मैं वैक्सीनेशन के मामले में देख रहा था, ये देखिएगा कि अभी जो बार बार कह रहे थे 9 करोड़ 43 लाख वैक्सीन के डोज अब तक देश में वितरित किए गए हैं, दिए गए हैं। अब 8 करोड़ लोगों को तो लगी है, कुछ को दूसरी डोज भी लग चुकी है। लेकिन चिंता का विषय आज मैं देख रहा था, मुख्यमंत्री जी ट्वीट करके बता रहे थे कि लखनऊ में उन डॉक्टर्स को वापस से कोरोना हो गया जो कि वैक्सीनेशन कराए हुए थे। तो अभी चिंता का विषय नहीं है, क्या आप बता दीजिएगा। आज देखिएगा आपने 2020 की जो आपने तस्वीर दिखाई और 2021 की स्थिति में यह है पहले थे कि अपने श्रमिकों को जो सुविधाएं देनी चाहिए थी, देश में एक नीति बननी चाहिए थी, नहीं बना पाए। इसके कारण से मजदूर निश्चित रूप से पीड़ित हुआ और वो अपने अपने स्थान पर पहुंचने में जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल देखा, साइकिलें भी की, जो कुछ देखने को मिला एक बहवा स्थिति थी। बहुत से परिवारजन हुआ। आज के हालात भी, क्योंकि देखिएगा महाराष्ट्र में हालात अच्छे नहीं है, गुजरात में स्थिति कुछ बिगड़ी है और बाकी जगह तो वहां के जो मजदूर यूपी और बिहार के और बाकी जगह के थे वो लौटना शुरू हो गए, क्योंकि वहां काम, जब लॉकडाउन की स्थिति थोड़ी बहुत वहां आ गई है तो हो सकता हो कि आने वाले समय में फिर वही पुरानी स्थिति पैदा हो जाए। तो इसलिए बात सही है कि हालात अच्छे नहीं है। अब बार बार जो कह रहे हैं कि विदेशों में भेजी जा रही है, आज देखिए केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल की बैठक ली है और उसके अनुसार यदि देखा जाए
मैं भी देख रहा था जो उन्होंने कहा कि हमने 85 देशों को जो हमने वैक्सीन भेजी है, वो तो बात सही है कि हम विश्व में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं कि भारत बहुत कुछ वैक्सीन के बारे में जानता है और बना ली है, लेकिन देशवासियों के लिए हम वैक्सीन पहले सप्लाई करें, पहले प्राथमिकता हमारा देश होना चाहिए। निश्चित रूप से हम विदेशों में हम स्थापित हो और अपना ये भी दिखाने का प्रयास करें, लेकिन कॉमर्शियलाइजेशन में जितनी वैक्सीन गई है बहुत ज्यादा संख्या नहीं है। कॉमर्शियल के रूप में जो भेजी है अब तक मैं देख रहा था, देखिए 25 देशों को अगर भेजी है तो 3,58,00,000 डोज हमने अभी तक वैसे भेजी है, और फ्री भी दी है, 1.25 करोड़ करीब फ्री भी दी है देशों को। तो लेके का फैक्ट्री चाहती है जो उत्पादन कर रही हैं कॉमर्शियल तरीके से भी हो, लेकिन केंद्र सरकार ने हिम्मत करके जो इस तरह से पहले सोचा जा रहा था कि वैक्सीन का डोज लगेगा 400 रुपए, 200 रुपए और 210 रुपए, जो भी 400 रुपए प्रति पे खर्च आएगा, अभी तक तो फ्री दी जा रही है। अब देखिएगा आपके पास वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, आप स्टेज वाइज लगाएंगे। सबसे पीड़ित कौन होता है? पीड़ित वो होता है जो कि काम करता है। तो फ्रंटलाइन वर्करों को सबसे पहले दी है, सैनिकों को दे दी, पुलिस कर्मियों को दे दी, और जो काम कर रहे थे उनको आपने दोनों डोज लगा दी। उसके बाद 60 वर्ष से लोगों को डोज लगाने का काम किया आपने, और सेकंड डोज करीब करीब कईयों की लग भी गई, 60 की, जैसे मैं हूं, मैंने भी दोनों डोज लगवा लिए। तो आपको खुद को भी निश्चित रूप से सतर्क रहना पड़ेगा। कल प्रधानमंत्री जी ने भी सीधे तौर पे कहा कि हमारे जो अंबेडकर जी हैं या बाकी जो फूले हैं उनका जन्म दिवस आ रहा है, तो हम क्यों नहीं इसको टीकाकरण को उत्सव के रूप में लें, और हम जिस प्रकार से एक एक व्यक्ति तक ये कहने का और समझाने का प्रयास करें कि वैक्सीन आपके खुद के फायदे के लिए है, लेकिन वैक्सीन के बाद भी आप देखिए मास्क लगाना नहीं भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं भूलें, बाकी जो भी गाइडलाइन की अनुपालना का निश्चित रूप से करें, तो आप अपना बचाव करेंगे तो देश का और प्रदेश का बचाव हो सकेगा। लेकिन संकट का समय है, लोग समझ नहीं पा रहे, अब भी लोग उसी तरह से जा रहे हैं जैसे को पता नहीं क्या हो गया। अब हमारे नवरात्रा शुरू होंगे, उनके रमजान शुरू होंगे, तो ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार से कंट्रोल रूप से अपने घर पर पूजा करें, ध्यान करें, क्योंकि देखिए कैला देवी का मेला कैंसिल किया ही है, जीण माता का मेला कैंसिल किया ही है, जिस प्रकार से आपने खाटू श्याम जी में जो मेले में देखा उसके बाद विस्फोट हुआ, तो हम सबक लेने का प्रयास करना चाहिए। जयपुर में जो स्थिति बन रही है, देखिए जयपुर में हॉट स्पॉट जवाहर नगर बना हुआ है, आपके मालवीय नगर बना हुआ है, मानसरोवर बना हुआ है, सोडाला बना हुआ है, और बाकी के बहुत सारे स्टोरेज में देख रहा था। जिस प्रकार से आज की जो रिपोर्ट आई है वो हमको चिंता देती है और हमको सोचने के लिए मजबूर करती है कि हमको इस तरह से किस प्रकार से हम आगे आए और इस कोरोना को कंट्रोल करें, नहीं तो हम पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। तो हमारे देखिए इकोनॉमिक रूप से भी कमजोर होंगे और बाकी के कष्ट भी तो सबको झेलने पड़ेंगे। इसलिए सरकार को भी चाहिए कि वो आम जनता के साथ जैसे पहले विचार विमर्श किया गया था और सब कुछ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कंटेनमेंट जोन बनना चाहिए, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारी होनी चाहिए वो अभी भी नहीं है पूरी तरीके से। मैं फिर आगाह करना चाहता हूँ प्रशासन को और सरकार को, अगर समय रहते हुए आपने इंतजाम नहीं किए तो आपको निश्चित रूप से आने वाला समय और लोग जिस प्रकार से पीड़ा झेलेंगे वो किसी से कम नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आम व्यक्ति भी सक्रिय हों और अपने आप को बचाव करें, और राजनीतिक तौर पर जो व्यक्ति काम करते हैं उनको सबसे पहले सचेत होना पड़ेगा, जिस प्रकार से राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। जी आशीष जी, आपने कहा कि जो वैक्सीन की मात्रा है वो पूरी दी जा रही है। महाराष्ट्र सरकार का यह आरोप था कि जो जनसंख्या का अनुपात है, उनका ये कहना था कि जनसंख्या के अनुपात में महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन जो उसे वैक्सीन दी गई वो उसके अनुपात में काफी कम थी बनस्पत उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के। उनका कहना था कि महाराष्ट्र से काफी कम जनसंख्या है, वहां 33% तक की जो आबादी जो है उसका 33% तक वैक्सीन उनको पहुंच चुकी थी, और महाराष्ट्र में 9% तक जो जनसंख्या की मुताबिक है वो वैक्सीन पहुंची है। अगर उसको वैसे अलग अलग हम देखें तो वो आंकड़ा जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में अलग दिखेगा, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में जितनी वैक्सीन की जरूरत थी वो नहीं मिल पा रही है उनको। देखिए प्रभात जी, मैंने वो स्टेटमेंट सुना है वहां के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी का, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र को गुजरात से कंपेयर किया है। उन्होंने कहा कि जो गुजरात है उसकी आबादी से महाराष्ट्र काफी ज्यादा है, तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री को उत्तर प्रदेश से भी कंपेयर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 22-24 करोड़ है, महाराष्ट्र की आबादी 12 करोड़ है, लेकिन जितनी उत्तर प्रदेश को डोजेस दी है उतनी ही डोजेस महाराष्ट्र को दी है।
यहाँ पे सरकार आबादी के हिसाब से नहीं दे रही। अगर आबादी के हिसाब से देती तो राजस्थान को फिर 1 करोड़ डोज नहीं मिलती। आप देखिए सरकार इसमें कोई भेदभाव नहीं कर रही है। आप जो बोल रहे हैं ना, तो फिर तो उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक डोज मिलनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश नंबर 1 होना चाहिए था। महाराष्ट्र वैसे भी देश का एक बड़ा प्रांत है, आबादी के हिसाब से दूसरे नंबर पर आता है, और वहां पे अभी क्राइसिस वैसी बहुत ज्यादा चल रही है। आप देखिए अभी जो श्याम जी बोल रहे थे कि हालत वाकई में बहुत अच्छे नहीं है, हालत बहुत गंभीर हो रहे हैं दिन पे दिन। अभी जो आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे, उन्होंने भी, जो स्वास्थ्य मंत्री ने आंकड़े बताए हैं, आप देखिए जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो पहले से ही वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट वैक्सीनेशन कंपनी है। डेवलप्ड कंट्री में जो वैक्सीनेशन लगी हैं, 60% ऑफ द वैक्सीन सप्लाइड बाय SII है। आप देखिए ये जो 6 करोड़ 54 लाख की बात कर रहे हैं, उसमें से मात्र 1 करोड़ ऐसी वैक्सीन है जो कि भारत सरकार ने अपनी विदेश नीति के तहत दी है। 3 करोड़ वैक्सीन कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का है, इसमें भारत सरकार इन्वॉल्व नहीं है। आप देखिए जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का पार्टनर है, उससे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है। और तो तीसरी बात है, तो 2 करोड़ लगभग वैक्सीन की है, वो यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है कोवैक्सीन, जिसके तहत विश्व के सभी देशों ने सप्लाई की है। तो भारत से भी भारत की भी प्रतिबद्धता है। आप देखिए मुझे लगता है कि इसको गलत टाइमिंग पे इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। आप राजस्थान की बात बताइए ना कि राजस्थान में इतने सेंटर चल रहे हैं, कहाँ पे क्राइसिस है? जी, अगला सवाल उनसे था मेरा। मैं पूछता हूँ उनसे, आरजी चौधरी, राजस्थान में 3 गुना मरीज बढ़े हैं। ये बात तो बार बार कही जा रही है कि वैक्सीनेशन में नंबर 1 है, लेकिन संक्रमण को रोक नहीं पाने में भी एक तरह से आगे बढ़ता हुआ राजस्थान नजर आ रहा है। जो आंकड़े थे उनमें 11 मार्च 2021 को राजस्थान में 203 मामले आए थे, मैं आपको मार्च का बता रहा हूं, और उसके बाद 22 मार्च 11 दिन 602 आंकड़े, लगभग 3 गुना संक्रमण ज्यादा फैला है। हमने एक बार तो ऐसा मुकाम हासिल कर लिया कि यहां पर इसकी तारीफ होने लगी। ये मॉडल के तौर पर भीलवाड़ा की बात करें, रामगंज की बात करें, बार बार इसका नाम लिया जाने लगा, लेकिन अब वो मॉडल फेल होता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में इतनी तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। विवाद जी, मुझे लगता है कि हमारी जो गंभीरता जिस तरफ से ले जा रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री को, और उन्होंने ट्वीट करके और अपना संपादकीय जो था उसको लिख के ये बताया था कि कोरोना की कितनी भयंकर चुनौती है। लेकिन आपने देखा कि 23 मार्च को मध्य प्रदेश में सरकार गिराई जाती है, सरकार बनाई जाती है, और 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया जाता है। इस देश के अंदर तो कोरोना बना नहीं था, बाहर से आया। दूसरी लहर भी जो विदेशों के अंदर चली, आज हमारा पूरा देश है वो ओपन है, दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ के लोग भी दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। अगर हम एक संघीय रूप में अगर चर्चा नहीं कर रहे, संघीय रूप में अगर हम काम नहीं करें, तो मुझे लगता है कि वो सार्थकता तो नहीं पहुंच पाएंगे, सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा रह जाएगा। राजनीतिक मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि सीरम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट है, वो कैसे वैक्सीन सप्लाई कर रहा है, कितना प्रोडक्शन कर रहा है, तो इन्हें खुद चतुर्वेदी जी को और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को स्वयं को उनकी वैक्सीन जो बाल्यकाल में लगती है, शायद वो लगी होंगी, वो इतना पुराना इंस्टीट्यूट है। जिम्मेदारी ये बनती है कि कोविड से पहले हमने क्या तैयारी की, कोविड के बाद में हमने कितनी तैयारी की। आज चुनौती सबसे बड़ी ये है कि जिस प्रकार से एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं और इन केसों की गंभीरता बढ़ रही है, वेंटिलेटर्स की डिमांड बढ़ रही है, हॉस्पिटल्स के नंबर ऑफ बेड्स की डिमांड बढ़ रही है, इनको लेके हमने क्या तैयारी कर पाए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, इन्होंने कहा, आपने एक फेज बनाया कि हम हेल्थ वर्कर्स को देंगे, फ्रंटलाइन वर्कर्स को देंगे, 60+ जो लोग हैं उनको देंगे, 45+ के लोगों को देंगे। लेकिन जो राज्य वैक्सीनेशन के अंदर जो आपने सप्लाई की, बड़ी जो आपने निर्देश दिया कि 16 जनवरी को वैक्सीन आ जाएगी, उसके लिए उन्होंने प्रिपरेशन की और उन्होंने वो अचीवमेंट्स पाए, तो उनकी राजनीति के नहीं बजाय पीठ थपथपानी चाहिए। और अगर कोई काम बेहतर कर रहा है तो आपको उसको अपॉर्चुनिटी और ज्यादा बेहतर देनी चाहिए। श्याम सुंदर शर्मा जी ने कहा कि इस देश के अंदर 8 करोड़ के करीब जो है वैक्सीन लगी है। इन्हें पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर 91,55,370 वैक्सीन कल तक लगा चुके हैं। तो कितनी बड़ी चुनौती है। क्यों नहीं, अगर सरकार इतनी संवेदनशील है, सरकार अगर इतनी जवाबदेह है, तो वैक्सीन का प्रोडक्शन तो केंद्रीय जो गवर्नमेंट है वो सप्लाई कर रही है। अगर हम काम परफॉर्म बेटर कर रहे हैं तो क्यों नहीं हमें सप्लाई की जाती, सप्लाई करनी चाहिए। और फिर दूसरा मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा, श्याम सुंदर शर्मा जी बैठे,
ये राज्यों के तमाम आंकड़े बताएं कि किस राज्य के अंदर आबादी के हिसाब से कितनी टेस्टिंग हो रही है, तो पता चले कि ये जो कोविड टेस्टिंग का जो प्रधानमंत्री जी मंत्र देते हैं कि 3T का जो ट्रेस कीजिए, टेस्ट कीजिए और ट्रीटमेंट कीजिए, तो मैं टेस्ट जब अगर आएंगे नहीं तो आपके पास कोविड की संख्या नहीं बढ़ेगी। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि केंद्र की सरकार क्यों नहीं डेली प्रेस वार्ता करके केंद्रीय मंत्रालय ये बताता कि इस राज्य के अंदर आज इतने टेस्ट हुए और इतने टेस्ट के अंदर ये हो, ताकि देश के लोगों को और मजदूरों को एक राहत महसूस हो कि किस हिसाब से ये तथ्य सामने आ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि आरटीपीसीआर टेस्ट की जो संख्या है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। वीसी और एम जो हुई थी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच में, उसमें भी उन्होंने इसी बात पर जोर दिया था कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग बढ़ाएं और जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर को लेकर जो गाइडलाइन दी गई है उसका भी पालन करें। लेकिन इस बीच एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि जो मजदूर पलायन कर रहे हैं, जो भीड़ नजरअंदाज होनी चाहिए थी, जिस भीड़ को नहीं लगना चाहिए था, वो भीड़ वापस पलायन के डर से एक बार फिर जुटने लगी है। क्या वो एक बार फिर बढ़ते संक्रमण का एक डर पैदा कर रही है? उसके साथ एक और बड़ा खतरा पैदा ये हो रहा है कि जब राज्य अपने स्तर पर ये कह रहे हैं कि अगर उनके राज्य में किसी को आना है तो आरटीपीसीआर टेस्ट उनको करवाना जरूरी है, ऐसे में ये भीड़ जब अपने राज्य में वापस पहुंचेगी तो क्या उनको आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए वहां रुकना पड़ेगा? अगर रुकना पड़ेगा तो इनके ठहरने की क्या व्यवस्था होगी? लग रहा है कि एक बार फिर एक साल पीछे के दौर में हम जा रहे हैं। जिस तरह की समस्या उस वक्त आई थी, उस हमने कोई सबक नहीं लिया है। राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को ये मिलकर सोचना होगा कि वापस वैसे हालात पैदा ना हो। अगर उस तरह की तस्वीर, भयानक तस्वीर हमारे सामने एक चुनौती के तौर पर सामने आ रही है तो हम उससे सबक लेते हुए पहले कुछ ऐसे कदम उठाएं ताकि कोरोना का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसको हम और ज्यादा हमारे सामने चुनौती बनने से पहले खत्म कर दें और ये चुनौती हमारे सामने जनसंख्या के एक बड़े नुकसान के तौर पर सामने न आए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।